मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यार इससे पहले वाले वीडियोस में आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स थे, है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, उसको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे दैट इज रिडक्शन। ठीक है ना यहाँ तक? अच्छा, अब इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, इसको पहले तो डिफाइन करेंगे, इसके बाद इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, अच्छा तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, इसको डिफाइन करते हैं। द केमिकल रिएक्शन in which reactants combines with oxygen or loses hydrogen to form product is called, क्या बोलते हैं भाई इसको? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना यहाँ तक? ये काफी टेक्निकल टर्म वाला डेफिनेशन है। ठीक है ना? ऑलराइट, तो इसको बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, है कि नहीं। एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच reactants combine with oxygen or loses hydrogen to form product is called oxidation। ठीक है, तो इसको एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास है एक केमिकल रिएक्शन को पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है कार्बन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। प्रोडक्ट क्या बनेगा यार? ऑब्वियस सी बात है, क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा। या सुनो, बेसिकली कार्बन जब उसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या होगा? CO2 गैस रिलीज होगा। अच्छा, तो इस टाइप के रिएक्शन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है आपके एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अरे बात समझ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो इस टाइप के अब जो प्रोडक्ट बन रहा है इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? सिंपली ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लो हमारे पास है, जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्या बनेगा यहाँ पे? बेसिकली Mg बनेगा हमारा, अलॉन्ग विद H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? आप इसको जब हीट करोगे, मैग्नीशियम हाइड्राइड को हीट करोगे, तो जो आपका हाइड्रोजन गैस है ये बेसिकली क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को भी हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन में क्या होगा? तो रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन का सिंपली ऑपोजिट होगा। कैसे होगा समझते हैं, इसको भी पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ डिफाइन करते हैं। यहाँ लिखिए द केमिकल रिएक्शन in which reactant combines with hydrogen है कि नहीं? तो बेसिकली यहाँ पे किससे कंबाइन होना चाहिए?
हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, एंड लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे भाई, इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या लिखिए, यही लिखिए, रिडक्शन। रिडक्शन आई थिंक डेफिनेशन अगर आपको लिखने आएगा तो आपको बहुत ईजी तरीके, ठीक है यार, बहुत ही ऑब्वियस ही चीज है। अच्छा, इसके लिए भी एग्जाम एक बार रीड करते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्या दिया है डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच reactants combine with hydrogen and loses oxygen to form product is called reduction, है कि नहीं, आ रही बात समझ। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, क्या है, क्या है? कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड है कि नहीं। इसको बेसिकली जब हम हीट करेंगे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 Ag में अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप सिंपली क्या बोलोगे, रिडक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है N2 गैस कंबाइंड विथ हाइड्रोजन गैस, है कि नहीं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH3 बनेगा। NH3 मतलब क्या, अमोनिया बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आंसर, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन बेसिकली गेन हो गया, यानी ऐड हो गया। क्या हो गया, ऐड हो गया, है कि नहीं। रिएक्टेंट जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया और प्रोडक्ट क्या बना, आपका NH3 यानी कि अमोनिया बन गया, है कि नहीं। तो इस टाइप के रिएक्शन में बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होते जा रहा है ना, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलोगे, सिंपली आप बोल दोगे रिडक्शन रिएक्शन। अरे बात समझ, ठीक है। आई थिंक बहुत ही सिंपल है कि नहीं। अब इसका एक और डेफिनेशन होता है, उसको भी समझते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में जब 2 पॉइंट समझ में आ रहा है हमको, एक ऑक्सीजन ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन लॉस होगा। रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे भी 2 पॉइंट समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन लॉस होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, है कि नहीं, यानी गेन होगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस और एक पॉइंट होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें। अब हर जगह ऑक्सीजन हाइड्रोजन अवेलेबल हो नहीं सकता है कि नहीं। तो उस टाइप के रिएक्शन में भी फिर हम कैसे बताएंगे ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो उस केस के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक थर्ड पॉइंट आता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। क्या आता है आपका, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यार इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करेंगे। तो यहाँ लिखिए, व्हेन नेगेटिव चार्ज of an atom decreases, क्या होना चाहिए, decreases, then it is called oxidation। आ रही बात समझ में। जैसे आपके पास अगर कोई भी एक आइटम है कि नहीं, कोई भी एक एलिमेंट है कि नहीं, कोई भी एलिमेंट का आइटम है। अच्छा, अगर उसका नेगेटिव चार्ज जो वो डिक्रीज हो जाता है तो उस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास है आयन, ये अपने पास क्या है, आयन है कि नहीं, आयन है अपने पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयन जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्या कर देता है, लूज कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2 पॉजिटिव में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया। क्या करवाया, लॉस करवाया। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, लूज हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। अच्छा, तो इस टाइप के रिएक्शन को जहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना यार, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर लूज करेंगे तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग सिंपली बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, व्हेन नेगेटिव चार्ज
ऑफ एन आइटम increases, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप, increases, then it is called, क्या बोलेंगे भाई, रिडक्शन, ठीक है ना आंसर। और मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है क्लोरीन, क्या है अपने पास, क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे हमने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड हमने बात की है, सुनो। तो अगर नेगेटिव चार्ज अगर आपका बेसिकली डिक्रीज हो रहा है तो आप ऑक्सीडेशन बोल रहे हो। तो अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो क्या आपका इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो, अगर किसी रिएक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पे इंक्रीज होते जा रहा है तो उस टाइप के रिएक्शन को आप सिंपली बोलोगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर आपके बेसिकली नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्या डिक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में आप बात करोगे तो पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो रिडक्शन। अरे बात समझ में, आई होप आपको समझ में आया क्या होता है बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड क्या होता है रिडक्शन। अगर आप इसे लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए पेज नंबर 42 पर हमें यूजर ब्रेन पावर में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज which is the oxidant used for purification of drinking water, है कि नहीं। तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है कि आपका जो ऑक्सीडेंट बेसिकली कौन सा यूज करते हैं जो कि हमारा वाटर प्यूरिफाई के लिए यूज किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा ऑक्सीडेंट यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं दैट इज क्लोरीन। क्या यूज करते हैं, क्लोरीन, ठीक है। Cl2, Cl2 बेसिकली क्या एज अ ऑक्सीडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, यानी ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक्स, है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ क्या पूछ रहा है कि आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है कि नहीं, यानी कि KMnO4 है, वो काय के लिए यूज किया जाता है, आपका वाटर टैंक्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे नोट करना चाहिए हमें कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहाँ लिखिए ऐसा, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है कि नहीं। सबसे पहली बात ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये करेगा क्या, हेंस इट ऑक्सीडाइजेस आयरन, मैंगनीज and hydrogen sulfate sulfide into solid particles, है कि नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट अभी क्या करेगा कि यार वाटर के अंदर जो भी आपके बेसिकली आयन के जो पार्टिकल्स हैं, है कि नहीं, नेक्स्ट मैंगनीज के या हाइड्रोजन सल्फाइड के, इसको कन्वर्ट कर देगा सॉलिड पार्टिकल्स में। और क्या लिख सकते हो यहाँ पे, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज it is used for controlling बैक्टीरियल ग्रोथ, है कि नहीं, बैक्टीरियल ग्रोथ इन वाटर टैंक्स, आ रही बात समझ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो यार क्या होता है इसका डेफिनेशन, इसको डिफाइन करते हैं, द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस which brings about an oxidation reaction, by making available oxygen is called as oxidizing मार खाएगा बार बार आओ एजेंट। हरी बात समझो तो एक बार रीड करते हैं क्या होता है डेफिनेशन, द केमिकल सब्सटेंस which brings about an oxidation reaction by making available oxygen is called oxidizing agent। ठीक है, तो यार बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, है कि नहीं, CH3CH2OH। तो बेसिकली ये क्या आपके पास इथाइल अल्कोहल है, इसको बेसिकली हम रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्ट जब करवाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास अवेलेबल होगा नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या अवेलेबल है, नेसेंट ऑक्सीजन। अच्छा, किसके प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, पोटेशियम क्रोमेट, है कि नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO7, या फिर आप H2SO4 भी ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये दोनों बेसिकली यहाँ पे क्या है, एज अ कैटलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3COOH। ठीक है, दैट इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बना है आपका, बेसिकली इथेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन में ओवरऑल हो क्या रहा है ये समझते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, रिएक्टेंट साइड में आपके पास कितने ऑक्सीजन अवेलेबल है, दैट इज सिंगल थे, यानी एक ऑक्सीजन है। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए, है कि नहीं। तो ये बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, ये बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमको पता है बेसिकली कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल किसने करवाया, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। आ रही बात समझ में, यानी K2C2O7 Cr2O7, है कि नहीं। तो बेसिकली ये जो सब्सटेंस है आपका, है कि नहीं, ये क्या कर रहा है, आपको ऑक्सीजन अवेलेबल करवा के दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका ये जो एजेंट है, ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कौन अवेलेबल करवा रहा है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, है कि नहीं। तो बेसिकली ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ठीक है, तो यार इसको समझते हैं जरा कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये कैसे ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहा है कि नहीं। इसको इसका रिएक्शन समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है K2C2O7 Cr2O7, है कि नहीं। इसको आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो इसका रिएक्शन जब करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है K2SO4 अलॉन्ग विथ, और क्या बनेगा यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे और बनेगा Cr2SO4 थ्राइस, प्लस यहाँ पे और क्या रिलीज होगा, H2O अलॉन्ग विथ 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखो ध्यान से, ये जो रिएक्शन, ये जो आपका सब्सटेंस था इसने ऑक्सीजन यहाँ अवेलेबल कर दिया, तो ये वाला ऑक्सीजन बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया ना। अच्छा, जिस सब्सटेंस ने बेसिकली अवेलेबल करवाया
दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, इसको भी डिफाइन करते हैं। क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट? द केमिकल सब्सटेंस which brings about an reduction reaction about an reduction reaction again the chemical substance is about an reduction reaction by making available hydrogen is called as reducing reducing एजेंट। अरे बात समझ में, इसको डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। The chemical substance which brings about a reduction reaction by making available hydrogen is called reducing agent। है कि नहीं यार, बहुत ही सिंपल है कि नहीं यार, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास है दैट इज कार्बन। ठीक है, कार्बन को हम बेसिकली यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा दैट इज मीथेन गैस। क्या बनेगा? मीथेन गैस। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन। ये तो क्लियर है। तो लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, हाइड्रोजन इटसेल्फ क्या हो गया, वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो गया ना, क्योंकि खुद का उसका लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन सामने वाले को ओवरऑल रिएक्शन को क्या बना रहा है? रिडक्शन कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो उस टाइप के एजेंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज हाइड्रोजन गैस। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना, यहाँ तक इस तरीके से आपको नोट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और एक बात, हाँ, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, इसको और एक क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, और इसको इसको एक और नाम है दैट इज रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, ऑल राइट। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए पेज नंबर 43 पे हमें कैन यू टेल में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज लुक एट द केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इन विच वनस्पति घी इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दे रखा है, मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख रखा है, इसमें हमें दे रखा है वेजिटेबल ऑयल जो कि रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। प्रोडक्ट क्या दे रहा है? वनस्पति घी जो कि सॉलिड स्टेट में है कि नहीं। यार पूछ रहा है हमसे कि यार कौन से टाइप का रिएक्शन है कि नहीं, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, कौन से टाइप का रिएक्शन, उसके बारे में बात करना है। तो देखो यार, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है? वेजिटेबल ऑयल। याद करो, हमें पता है कि जब भी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है कि नहीं, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, तब जाके प्रोडक्ट क्या बन रहा है? वनस्पति घी बन रहा है कि नहीं। तो ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, और ऑब्वियस सी बात है वो कौन सा टाइप का रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, दैट इज इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, है कि नहीं? रिडक्शन रिएक्शन। अरे बात समझ कि हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा है, आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है,
आइए पेज नंबर 43 पे हमें यूजर ब्रेन पावर में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आर एज फॉलोज, आइडेंटिफाई रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट फ्रॉम देम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें केमिकल रिएक्शन दे रखा है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है बेसिकली कौन कौन से बेसिकली आपके ऑक्सीडेंट है और कौन कौन से रिडक्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले रिएक्शन के अंदर यहाँ पे आपको ऑक्सीडेंट क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखिए ऐसा ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट बेसिकली क्या होता है, जिसका जो बेसिकली आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यार H2S सबसे पहले क्या दिया, H2S, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3S में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, 3S में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन को लॉस किया। क्या किया, हाइड्रोजन को लॉस किया। इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बेसिकली ये कौन सा है, ये कौन सा एजेंट है, बेसिकली आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, SO2 की बात करते हैं। SO2 इसके पास ऑक्सीजन था, इसने अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया, 3S में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं। ऑक्सीजन लॉस मतलब क्या, रिडक्शन। अगर कोई सब्सटेंस बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन करवा रहा है, मतलब कौन सा एजेंट है, बेसिकली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, SO2, ये क्या आपका, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे बात समझ। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, रिडक्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए रिडक्टेंट। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे रिडक्टेंट आइडेंटिफाई करते हैं, रिडक्टेंट क्या है। अब देखो यहाँ से H2S, ऑब्वियस सी बात है, ये हाइड्रोजन बेसिकली लॉस कर रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कौन सा एजेंट है यहाँ पे, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट। अरे बात सुन। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेंट। लिखिए यहाँ पे ऑक्सीडेंट कौन है, लेकिन यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो यहाँ से ये MnO2 के पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसने ऑक्सीजन को लॉस किया। क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस किया, है कि नहीं। ऑक्सीजन का लॉस मतलब क्या, इट इज अ रिडक्शन, है कि नहीं। ऑक्सीजन का लॉस मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये रिडक्शन है, मतलब ये क्या है, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट है। तो यहाँ लिखिए MnO। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट की तो यार रिडक्टेंट क्या है, देखो यहाँ से यार 4HCl है, HCl के पास ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अवेलेबल हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये कौन सा एजेंट है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4HCl। अरे बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दैट इज इफ ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग इलेक्ट्रॉन व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन। यार ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडेशन मतलब अगर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे रिडक्शन मतलब क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो यहाँ सिंपली क्या लिख सकते हो, इट मीन्स gaining of electron, gaining of इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्या दे रखा है, दैट इज राइट द रिएक्शन ऑफ Fe2 प्लस बाय रिडक्शन Fe3 प्लस बाय मेकिंग यूज ऑफ द सिंबल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, है कि नहीं, ई नेगेटिव। तो यार बेसिकली यहाँ पे देखो यार, रिडक्शन रिएक्शन होना चाहिए। कैसा रिएक्शन होना चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन, यानी इसका मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रॉन को गेन करवाओ। तो आप किसको पहले लिखोगे, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास है Fe3 प्लस, Fe3 प्लस है कि नहीं, इसके पास 3 पॉजिटिव आयन्स है। अच्छा, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, इसको गेन किया, तो यार एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe2 प्लस में, यस और नो। ठीक है, तो इस टाइप के आप केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज करोजन। आइए देखते हैं क्या होता है करोजन। ठीक है, तो बेसिकली करोजन हमारे डे टू डे लाइफ में हमने बहुत सारे मतलब व्हीकल्स देखे होंगे, है कि नहीं। जो नया नया व्हीकल्स होते हैं, जो न्यूली व्हीकल्स होते हैं, तो वो बेसिकली बहुत ही शाइनी दिखते हैं, ये सुनो, बहुत ही शाइनी दिखते हैं। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो बेसिकली उनके अंदर क्या हो जाता है, जंग बढ़ जाता है कि नहीं, क्या बढ़ जाता है, जंग बढ़ जाता है। बेसिकली उनका क्या हो जाता है,
रस्टिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? रस्टिंग। एक सॉलिड कलर का लेयर आ जाता है उनके ऊपर, जिनको हम लोग बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रस्ट। ठीक है। तो बेसिकली करोजन होता कैसे है, क्या क्या कंडीशन है, इसको बेसिकली सबसे पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद समझेंगे एक एक्टिविटी के लिए। ठीक है। तो क्या होता है करोजन, इसको लिखिए यहाँ पर। ड्यू टू वेरियस components of atmosphere oxidation, now this is very interesting, oxidation of metals takes place take place which which results in their डैमेज है कि नहीं। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है, मेटल जो है आपका डैमेज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? डैमेज हो जा रहा है। दिस इज नोन एज दिस इज कॉल्ड एज, लिखिए, दिस इज कॉल्ड एज करोजन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? करोजन। अरे बात समझ में? ठीक है। सो दिस इज नोन एज करोजन। ठीक है। ऑलराइट। सो बेसिकली एक बार रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं। ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर oxidation of metal takes place which result in the damage. This is called as corrosion. आ रही बात समझ में? ऑलराइट। तो यार बेसिकली इसको समझने से पहले, इसको डिटेल में समझने से पहले एक एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो एक एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं। कितने हैं? 4 टेस्ट ट्यूब। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए 4 टेस्ट ट्यूब कंसिडर कर रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से किस तरीके से सेटअप दे रखा है हमें। यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने बॉइल वाटर लिया है। क्या लिया है? बॉइल वाटर लिया है। अच्छा, उसके ऊपर हमने ऑयल का लेयर चढ़ा दिया। ये कौन सा लेयर है? जो ऑयल का लेयर है। ठीक है। यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से मैंने डिनोट किया है। अच्छा, ये ऑयल का लेयर है, नीचे क्या है? अंदर वाटर है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या कंसिडर किया हमने? सॉल्ट का सोल्यूशन लिया। क्या लिया? क्या लिया? सॉल्ट का सोल्यूशन। ओके। नाउ थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या है? थर्ड टेस्ट ट्यूब एकदम वेकेंट है, खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपली क्या है आपका? एयर है। और फोर्थ टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या रखा है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एक बार और क्या बोला मैंने? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या करेगा कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी आपका मॉइस्चर है, जो भी आपका नमी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, है कि नहीं? कैप्चर कर लेगा। अच्छा, ऑलराइट। तो इस तरीके से 4 टेस्ट ट्यूब हमें दे रखा है और फोर्थ वाले टेस्ट ट्यूब को हमने देखो आंसर ऊपर से रबर कॉक लगा रखा है। क्या लगा रखा है? रबर कॉक, है कि नहीं? रबर कॉक लगा रखा है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ना कि बाहर का कोई गैस अंदर आएगा, ना अंदर का कोई गैस बाहर जा सकेगा। आ रही बात समझ? ठीक है। तो इस तरीके का हमारा सेटअप है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया, ऐसे सारे टेस्ट ट्यूब कंसिडर करने के बाद हमने क्या किया, एक आयरन नेल लिया। देखो ध्यान से, ये सारे क्या आपकी आयरन नेल, इसको हमने क्या किया, सारे टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा पुट कर दिया, मतलब वहां पे रख दिया। ठीक है। ऑलराइट। तो ऐसा करने के बाद, इस तरीके का अरेंजमेंट करने के बाद हमने क्या किया, इस पूरे सेटअप को फ्यू डेज के लिए हमने रख दिया ऐसे, है कि नहीं? ऐसे स्टोर करके रख दिया, क्योंकि यार रस्टिंग का जो प्रोसेस है, करोजन का जो प्रोसेस होता है यार, एक दिन में नहीं होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है कि नहीं? बहुत ही रैपिड थोड़ी ना होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, तो इसलिए हमने क्या किया, इस पूरे सेटअप को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने क्या कर दिया, ऐसा हमने रख दिया। आ रही है बात समझ में? ओके। सो बेसिकली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ दिनों के बाद, जब हम इसको वापस से निकालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे क्या कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमारा आयन लेवल है वो पहले जैसा है, एज इट इज है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है। ऑलराइट। तो यार सवाल ये आता है कि कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो आयन लेवल है वो एज इट इज रहेगा, और कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपका आयन लेवल है वो बेसिकली उसमें जंग लग गया होगा, यानी कि रस्ट फॉर्म हो गया होगा। आ रही बात समझ? ठीक है। ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, रस्टिंग रस्टिंग जो होता है बेसिकली, यहाँ लिखिए ऐसा, रस्टिंग रस्टिंग के लिए बेसिकली 3 कंडीशन रिक्वायर्ड। कितनी कंडीशन रिक्वायर्ड? 3 कंडीशन रिक्वायर्ड। कौन कौन सी यहाँ लिखते हैं? रस्ट होने के लिए
आपके लिए बेसिकली तीन चीज चाहिए। सबसे पहला तो यार ऑब्वियस सी बात है मेटल, है कि नहीं? मेटल होगा तभी तो उसका रस्ट होगा, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? वाटर। और थर्ड कंडीशन है आपका एयर प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एयर। अच्छा, ये तीन कंडीशन है। अगर आप ये तीन कंडीशन बेसिकली सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपका रस्टिंग का फिनोमिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, ये तीन कंडीशन है कि नहीं रस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे हम लोग ये तीन कंडीशन को यहाँ अप्लाई करके चेक करते हैं, है कि नहीं? तो यार देखो ध्यान से, फर्स्ट कंडीशन मतलब पहले वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो ध्यान से, हमारे पास इसके अंदर वाटर है, बॉइल वाटर है ना, वाटर इज प्रेजेंट मतलब वाटर है। नेक्स्ट आयरन नील है, से यस आयरन नील है कि नहीं? मेटल भी है। अच्छा, एयर की बात कर, अब इसके अंदर एयर प्रेजेंट है क्या? आपने वाटर बॉइल वाटर लिया, इसके अंदर जो भी मतलब गैसेस थी उसको आपने हीट करके निकाल दिया बाहर। क्या है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर प्रेजेंट है क्या? देखो ध्यान से, यहाँ पे पूरा क्या है, यहाँ पे क्या है? वाटर का लेयर है, पूरा वाटर है ना। अच्छा, यहाँ पे आपने ऑयल रख दिया, ऑयल का एक लेयर रख दिया है। क्या रख दिया? ऑयल का एक लेयर। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे जब ऑयल का लेयर रख दिया तो आपको भी पता है कि जो ऑयल है और वाटर है आपस में कभी कॉन्टेक्ट नहीं है कि नहीं? तो बेसिकली वहां से यहाँ का कोई लेयर ऊपर नहीं जाएगा, वहां का कोई लेयर नीचे नहीं आएगा। अरे बात समझ, ठीक है? ऑलराइट, तो यहाँ पे एयर जो है बेसिकली नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है। कितने अमाउंट में है? नेग्लिजिबल अमाउंट, मतलब वहां पे एयर प्रेजेंट ही नहीं है। वो डिपेंड करता है आपने कितना बॉइल किया। ठीक है यहाँ तक? ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली रस्टिंग क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर यहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट होगा देन रस्टिंग विल हैपन, अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है तो रस्टिंग नहीं होने वाला। अरे बात समझ में? ऑलराइट, तो यहाँ पे मतलब चांसेस क्या है? नेग्लिजिबल है। कैसा है? नेग्लिजिबल। ऑलराइट, सेकंड टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट टेस्ट ट्यूब नंबर 2। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या है? आपने सॉल्ट सोल्यूशन लिया है। क्या लिया? क्या लिया? सॉल्ट सोल्यूशन। अच्छा, सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर ऑब्वियस सी बात है वाटर वहां पे प्रेजेंट है। ओके, वाटर प्रेजेंट है, करेक्ट। नेक्स्ट मेटल है क्या? मेटल भी है। नेक्स्ट ये टेस्ट ट्यूब देखना ध्यान से, ये टेस्ट ट्यूब ओपन है। कैसा है? कैसा ओपन है? मतलब क्या, सराउंडिंग से जो भी एयर वगैरह है, गैसेस है, वो सारी क्या रहेंगी? यहाँ से बेसिकली अपना एक प्रेशर लगाएंगे ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी तीनों कंडीशन क्या है यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या? यहाँ पर आपका रस्टिंग का फिनोमिना होगा, ऑफकोर्स होगा। अरे बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रस्टिंग होगा बहुत ही रैपिडली होगा। क्या होगा? रैपिडली होगा। जो आपका सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट सोल्यूशन, ये रस्टिंग को ना एकदम स्पीड अप कर देता है। आई मीन ये क्या कर देता है? बूस्ट कर देता है। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे रस्टिंग बहुत ही रैपिडली अकर होगा। ठीक है यहाँ पे? ओके, लेट अस टॉक अबाउट टेस्ट ट्यूब नंबर 3। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या है? यहाँ पे आपके पास मेटल है, मेटल इज है ना, मेटल है। ओके, यहाँ पे आपने पूरे टेस्ट ट्यूब को वेकेंट रखा है। किससे फिल्ड है? एयर से। किससे फिल्ड है? एयर से। इसके अंदर खाली एयर है, एयर है, मेटल है, वाटर है क्या? अरे वाटर बेसिकली देखो है, इनडायरेक्टली है। कैसे है बता दो। देखो ध्यान से, टेस्ट ट्यूब ओपन है। कम ऑन, टेस्ट ट्यूब कैसा है? ओपन है। तो यार एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस है और एयर का अपना एक मॉइस्चर होता है ना, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, याद है ना? तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारे मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे, तो वहां से वाटर को क्या कर लेगा? एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और यहाँ पर भी रस्टिंग होगा, बट ये बहुत स्लो होगा क्योंकि ज्यादा अमाउंट में वाटर थोड़ी ना प्रेजेंट। अरे बात समझिए, तो यहाँ पे भी रस्टिंग होगा, नो डाउट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी रस्टिंग होगा, लेकिन ये बहुत ही स्लो होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है, एब्रप्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? स्लो होगा। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब नंबर 4 की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है? आपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। सबसे पहली बात, जब इसको आपने अंदर डाल दिया, अंदर पुट कर दिया, तो ये क्या करेगा? जितना भी मॉइस्चर था इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके नीचे आ गया। करेक्ट है यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट आपने क्या किया? रबर कॉक लगा दिया, यानी यहाँ पे क्या कर दिया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली यहाँ पे स्टॉप हो गई। अरे बात समझ, तो यहाँ पे बेसिकली टेस्ट ट्यूब आपका क्लोज हो चुका है, मतलब बाहर की गैसेस, बाहर का जो एयर था वो अंदर नहीं आ सकता। अरे बात समझ, जितना भी यहाँ मॉइस्चर था सबको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, मेटल है क्या? ओके, मेटल है। वाटर है क्या इसके अंदर? मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब हो चुका है, अब तो वो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट एयर, तो टेस्ट ट्यूब तो बंद है ना, तो एयर भी अंदर नहीं आ सकता कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे रस्टिंग वगैरह नहीं होने वाला। अरे बात समझ में? ठीक है, सर कौन से टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग हो रहा है? देखो ध्यान से, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, यहाँ पे रस्टिंग बेसिकली आपका डिपेंड करता है, जब आपने वाटर को बॉईल किया तो सारे वेपर्स निकल गए, है कि नहीं? अब आपने मान लो अच्छे से बॉईल नहीं किया,
ठीक है ना। आप वो डिपेंड करता है आपने कितना अमाउंट ऑफ बॉइलिंग उसका किया है। अगर ज्यादा अमाउंट बॉईल करोगे तो फिर जितने भी गैसेस हैं इसके अंदर सब निकल जाएंगी, इवेपोरेट हो जाएंगी। अगर इसके अंदर कोई भी गैसेस नहीं रहेंगे, यानी एयर के गैसेस नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा। लेकिन अगर एक दो अमाउंट मान लो थोड़ा बहुत रह गया, तो उस केस में क्या होगा, हल्का सा नेग्लिजिबल रस्टिंग हो सकता है। अच्छा, सेकेंड टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, क्योंकि यहाँ से बाहर से आपका टेस्ट ट्यूब मतलब बाहर से मॉइस्चर तो प्रेजेंट है ना, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो वाटर तो मॉइस्चर से मिल जाएगा, प्लस सॉल्ट सोल्यूशन है, मतलब वहां पे भी कुछ वाटर अमाउंट प्रेजेंट ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, मेटल भी है, तो यहाँ पे रस्टिंग बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि तीनों कंडीशन बहुत ही सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना यहाँ तक। ओके, यहाँ पे स्लो होगा, मतलब इसको अगर हम लोग ऑर्डर में रैंक देना चाहें तो किस ऑर्डर में हम रैंक दे सकते हैं। देखो ये पूरा किसका फिनोमिना चल रहा है, पूरा फिनोमिना चल रहा है बेसिकली आपका रस्टिंग का। किसका चल रहा है, ये रस्टिंग का फिनोमिना चल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऑर्डर में कैटेगराइज करना चाहें तो किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। रस्टिंग सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है होगा, और लास्ट में कहाँ होगा, फोर्थ वाले में। मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर रहने वाला है। सबसे पहला सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग ज्यादा होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी किसका होगा, थर्ड वाले का, उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, और लास्ट में क्या आएगा, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया करोशन कैसे होता है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं रस्टिंग के बारे में। किसके बारे में, रस्टिंग के बारे में। इसको आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज रस्टिंग। आइए इसको डिफाइन करते हैं, क्या होता है रस्ट, है कि नहीं। तो बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं कि अ रेडिश कलर solid layer collects on the metallic surface. This is called as this layer is called as rest। आ रही है बात समझ में, ठीक है। सो बेसिकली इसको एक बार रीड करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है रस्टिंग, a reddish color solid layer collects on the metallic surface, this layer is called as rusting। यहाँ पे लिखो called as rust। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल दोगे, रस्टिंग। क्या बोलोगे, रस्टिंग। अरे बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिकली इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअली में रस्ट का प्रोसेस, यानी रस्टिंग का पूरा प्रोसेस होता कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए जरा, ये जो पूरा रिएक्शन होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। कैसे लिखोगे, इट इज फॉर्म बाय, यहाँ लिखिए इट इज फॉर्म बाय electrochemical। now this word is very important, electrochemical reaction, ठीक है। हाँ लिखिए electrochemical reactions, ठीक है ना यहाँ तक। okay, so it is formed by electrochemical reaction in which different region of iron metal it act as a anode and cathode, ठीक है। तो इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास है, ठीक है ना। ये मेटल है, ये क्या है, आयन का मेटल है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका दो रीजन है। यहाँ पे क्या होता है आपका, ये एक एनोड रीजन होता है, दैट इज कैथोड। मतलब डिफरेंट रीजन जो है ना मेटल का, वो एज अ एनोड और एज अ कैथोड एक्ट करने लगता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हमें पता है, रस्टिंग के लिए तीन कंडीशन, मेटल, वाटर एंड एयर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं वाटर ड्रॉपलेट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हमारा मान लेते हैं हमारा है वाटर ड्रॉपलेट, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। यहाँ लिखिए व्हाट इज दिस,
दिस इज नथिंग बट वाटर, ठीक है ना, वाटर है मान लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये क्या हो गया आपका मेटल, ठीक है, दिस इज योर मेटल, मेटल सरफेस, ओके डन। अब देखो ध्यान से यहाँ पे होगा क्या, और सराउंडिंग में क्या अपने पास है, एयर है अपने पास सराउंडिंग में, है कि नहीं, एयर है, अरे बात समझ में, सराउंडिंग में एयर है। अच्छा ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अच्छा तो यार इसकी वजह से क्या होगा, रस्ट होगा, रस्ट का फॉर्मेशन होगा। बट ये एक्चुअल में होता कैसे है उसको समझते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो ध्यान से, एनोड रीजन ये क्या है, कैथोड रीजन। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रस्ट जो है आपका, इसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, जो कि यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Fe2O3 डॉट XH2O। अरे बात समझ, ठीक है। तो इस तरीके से उसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, ये रस्ट का केमिकल फॉर्मूला, अरे बात समझ, ठीक है। इस तरीके से इसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक्स क्या डिनोट कर रहा है, ये एक्स बेसिकली एक इंटीजर है, और आपको क्या बताएगा कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली प्रेजेंट है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिनोट कर रहा है, अरे बात समझ, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो रस्टिंग का जो फिनोमिना है ये हो कैसे रहा है, इसको समझते हैं। इसके लिए यहाँ पे पूरा मैं आपके लिए रिएक्शन लिख के देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या, एनोड रीजन पे यहाँ लिखिए ऐसा, ठीक है। तो इसको जरा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा होगा, इसको लिखिए यहाँ पे क्या, ये रहा मेटल सरफेस हमारा, ओके। सो बेसिकली स्टेप वन क्या है आपका रस्टिंग के लिए, स्टेप वन जो है आपका दैट इज, यहाँ पे होगा क्या कि Fe यानी आयन जो है, Fe जो है ये इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज टू Fe2 प्लस आयंस, है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका कि Fe जो है, आयन जो है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज मतलब क्या, ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होता है ऑक्सीडेशन, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस आयंस में। सर हम इसके लिए रिएक्शन लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये कहाँ पे होगा, इन एनोड रीजन, इन एनोड रीजन, अरे बात समझो। तो एनोड रीजन पे क्या होगा, Fe जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2 प्लस आयंस में, ठीक है। इसका रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, रिएक्शन क्या हो जाएगा, Fe कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज Fe2 प्लस आयंस along with टू इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं, क्योंकि दो प्लस चार्ज है ना, टू इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। ये स्टेप नंबर वन। अच्छा स्टेप नंबर टू क्या बोलता है, स्टेप नंबर टू क्या बोलता है, ऑक्सीजन जो आपका बेसिकली एयर में प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस टू फॉर्म वाटर एट कैथोड रीजन। कैथोड रीजन पे क्या हो रहा है, कैथोड रीजन पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ना वो रिड्यूस हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका रिएक्शन क्या होगा, देखना ध्यान से। तो इसके रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन कंबाइन करेगा 4H प्लस आयंस के साथ अलॉन्ग विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे रिलीज क्या होगा, देखिए आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, H2, क्या बनेगा, H2। ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है, कहाँ पे हो रहा है, कैथोड रीजन पे। हमेशा याद रखना कि जो आपका एनोड पे होता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, while कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, क्या होता है, रिडक्शन। अच्छा स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि जो आपका Fe2 प्लस आयन है ना, Fe2 प्लस आयन ये माइग्रेट करेगा, क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, और बेसिकली फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe3 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन Fe2 प्लस आयन जो है ये क्या करेगा, माइग्रेट फ्रॉम एनोड रीजन it react with
it react with water and further get ऑक्सीडाइज। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाले स्टेप बहुत ही इजी है। क्या कहना चाह रहा है कि जो Fe2+ आयन जो है एनोड रीजन पे था, वो क्या करेगा वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। और बेसिकली फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू Fe3+ आयन। स्टेप नंबर 4 क्या बोलते हैं, a reddish color hydrated oxide is formed from Fe3+ ions. This is called as रस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रस्ट बोलते हैं। और इसका रिएक्शन अगर हम लिखना चाहते, लिखिए आपका 2Fe3+ combines with 4H2O, प्रोडक्ट क्या देगा, दैट इज Fe2O3 डॉट H2O along with 6H+ आयंस। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से रस्टिंग होता है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज रेंसिडिटी। आइए देखते हैं क्या होता है रेंसिडिटी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो क्या होता है रेंसिडिटी, लिखिए यहाँ when we use old या फिर लेफ्ट ओवर cooking oil for making foodstuffs, it is found to be foul odor. This is known as रेंसिडिटी, है कि नहीं? तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, इसको समझते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो यार एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, क्या बोलते हैं। व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ, इट इज फाउंड टू बी फाउल ऑर्डर, दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, तो यार बेसिकली रेंसिडिटी क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो आप जो खाना बनाते हो या फिर हम लोग बेसिकली हमारे घर में जब भी कुकिंग होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑयल रहता है कि नहीं, जो ऑयल है अगर वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से यूज नहीं किया गया है, यानी अगर वो ऑयल आपका बहुत ही ओल्ड है, ठीक है ना, तो उसके अंदर से ना बहुत ही मतलब एक ऑर्डर जो आता है बहुत ही खराब ऑर्डर आने लगता है। अरे बात समझ, ठीक है, एक अच्छा सा ऑर्डर नहीं आता है, बहुत ही फाउल ऑर्डर आता है। ठीक, अच्छा, तो इस फिनोमिना को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, तो बेसिकली रेंसिडिटी में और क्या होता है, अगर आप ऐसे ऑयल में अगर आप अपना फूड बेसिकली क्या करोगे, कुक करोगे यानी फ्राई करोगे, ठीक है, तो उसका जो टेस्ट है ना, फूड का जो टेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ही चेंज हो जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है, तो उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, और तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इफ फूड is cooked in such oil, its taste changes। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अरे बात समझ में, ठीक है,
चेंज हो जाता है। आ रही है बात सुन, ठीक है, ऑल राइट। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ऐसे ऑयल के अंदर अपना फूड वगैरह कुक करोगे या फिर फ्राई करोगे, ठीक है, तो आपका जो फूड फूड वगैरह जो है उसका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि यार देखो हमने ऑलरेडी ऐसे काफी अपने डे टू डे लाइफ में नोटिस भी किया है कि जब हम लोग ऐसे ऑयल में बेसिकली ऐसे तेल में छना हुआ बेसिकली हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, ठीक है, तो उसका टेस्ट भी कैसा हो जाता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड जैसा लगता है। आ रही बात समझ में, ठीक है, ऑल राइट। तो आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज व्हेन ऑयल और घी, है कि नहीं। तो बेसिकली ऑयल या फिर घी जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट aside for a long duration of time, for a long duration of time, it undergoes एयर ऑक्सीडेशन। बेसिकली इसका क्या हो जाता है, एक्चुअल में रेंसिडिटी में क्या हो रहा है, एयर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, एयर ऑक्सीडेशन, एंड इट बिकम्स रैंसिड। क्या बन जाता है, बेसिकली रैंसिड बन जाता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट अंडरगोज एयर ऑक्सीडेशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हो रहा है, बेसिकली एयर ऑक्सीडेशन हो जा रहा है एंड इट बिकम्स रैंसिड। तो बेसिकली रैंसिड क्यों हो रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे का रीजन है बेसिकली उसका एयर के प्रेजेंस में क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि बेसिकली आपका जो ऑयल या फिर घी है वो रैंसिड ना हो, तो आपको बेसिकली क्या प्रिवेंट करवाना पड़ेगा, दैट इज योर एयर ऑक्सीडेशन। अरे बात समझ में, आपको कुछ इस तरीके से सेटअप करना पड़ेगा ताकि उसका एयर में ऑक्सीडेशन ना हो। अगर आपने ऑक्सीडेशन नहीं करना है तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट रहेगा। अरे बात समझ में, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, सेम चीज वैलिड है आपका फ्राइड फूड स्टफ के लिए भी, ठीक है। अगर आप फूड स्टफ्स को भी अगर लेफ्ट साइड रख दोगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो भी कहाँ चले जाएगा, एयर ऑक्सीडेशन उसका भी हो जाएगा, एज अ रिजल्ट वो भी क्या बन जाएगा, रैंसिड बन जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है, सेम पॉइंट वैलिड है आपका फ्राइड फूड स्टफ्स के लिए भी। अच्छा, नेक्स्ट उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी prevented using antioxidants with the help of antioxidant आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस of oxidation of foodstuff can be slowed down by keeping it in a airtight container, अरे बात समझ में, ठीक। तो आप बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप प्रिवेंट नहीं, मतलब रोक तो नहीं सकते, है कि नहीं, तो बट क्या कर सकते हो, उसको स्लो डाउन तो यार डेफिनेटली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बाय कीपिंग इट इन अ एयरटाइट कंटेनर, ठीक है। तो आप बेसिकली एयरटाइट कंटेनर में अपने फूड स्टफ्स वगैरह को रख दो, तो आपका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम से तो स्टॉप होगा नहीं, है कि नहीं, बट स्लो डाउन हो जाएगा। याद करो हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं। उसमें हमने क्या देखा था कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हम लोग एयरटाइट कंटेनर में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, अरे बात समझ में, ठीक है,
ऑलराइट, तो इस तरीके से था हमारा कंसेप्ट रिलेटेड टू रेसिडिटी। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, उसके बाद हमने बात की करोजन के बारे में। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, हम सॉल्व करेंगे हमारा एक्सरसाइज रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू।